क्रेवी स्थित विश्वविख्यात कार निर्माता कंपनी रोल्स रॉयस से प्रशिक्षित होकर सन 1969 में इंदिरा गांधी के छोटे बेटे संजय गांधी इंग्लैंड से लौटे। यहां आकर उसने छोटी व सस्ती कार बनाने का लाइसेंस लेने के लिए आवेदन दिया। साथ ही तब 23 साल के संजय ने अपने इस प्रोजेक्ट के लिए लोन लेने का आवेदन भी दे दिया ताकि उसे लाइसेंस जारी किया जा सके। इससे स्वाभाविक ही प्रधानमंत्री पर अपनी संतान को लाभ पहुंचाने के आरोप लगने लगे। मामला संसद में उठाया गया और सदन ने देखा कि इंदिरा मुंह बनाए बहस सुनती रहीं और कंधे झटक कर उन्होंने सारी आलोचनाओं को दरकिनार कर दिया। परंतु बात इतने पर नहीं रुकी। हरियाणा में बंसीलाल के अधीन चल रही कांग्रेस सरकार ने संजय के इस कारखाने के लिए 300 एकड़ से ज्यादा जमीन आवंटित कर दी। इसके लिए लगभग 15,000 किसानों से उनकी जमीन छीन ली गई। 1973 तक इंदिरा गांधी के मुख्य सचिव रहे पीएन हक्सर ने इस भूमि अधिग्रहण का विरोध किया तो उन्हें हटा दिया गया। उधर देश के राजनीतिक परिदृश्य पर स्वतंत्रता संग्राम सेनानी जयप्रकाश नारायण का उदय होने लगा। जेपी के नाम से मशहूर जयप्रकाश नारायण तब बिहार में सार्वजनिक जीवन से दूर अपनी दिनचर्या में व्यस्त थे। 1973 में उन्होंने निज अधिकारों तथा जनतांत्रिक मूल्यों की रक्षा का आह्वान करते हुए कई सांसदों को पत्र लिखे। उन्होंने गणतंत्र के लिए आमजन नाम से एक समूह भी बना लिया जिसमें दिन प्रतिदिन सरकार के कामकाज से असंतुष्ट लोग शामिल होने लगे। सरकार से नाराज इन लोगों की संख्या बढ़ती जा रही थी। संजय गांधी के मनमाने कामकाज इस समूह का मुख्य निशाना हुआ करते थे। संजय गांधी की बढ़ती सक्रियता के साथ ही कांग्रेस के भीतर एक गुट पनपने लगा जो प्रधानमंत्री कार्यालय के समानांतर काम कर रहा था। संजय के कमरे में अलग से एक टेलीफोन लाइन डाल दी गई थी। इस फोन द्वारा प्रधानमंत्री पुत्र की ओर से महत्वपूर्ण लोगों, पदाधिकारियों को सीधे दिशा निर्देश जारी किए जाते थे। इसमें कई बार तो इंदिरा गांधी को अपने पुत्र व उसके गिरोह की ऐसी असंवैधानिक करतूतों का पता तक नहीं होता था। 12 जून 1975 को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपने एक महत्वपूर्ण फैसले में रायबरेली से इंदिरा गांधी के निर्वाचन को चुनावी धांधली के कारण शून्य घोषित कर दिया। यही नहीं, न्यायालय ने इंदिरा को आगामी 6 साल तक किसी भी संवैधानिक पद के लिए भी अयोग्य घोषित कर दिया। ऐसे कठिन समय में इंदिरा के एक निकटस्थ सलाहकार सिद्धार्थ शंकर रे ने संविधान के अनुच्छेद 352 के तहत देश में आंतरिक आपातकाल लगाने की सलाह दी। उधर 25 जून 1975 को जेपी, मोरारजी देसाई व अन्य दिग्गज नेताओं ने इंदिरा गांधी को पद से हटाने के लिए दिल्ली के रामलीला मैदान में एक बड़ी जनसभा का आयोजन किया। इसमें जेपी ने एक जिद्दी व मनमानी पर उतारू सरकार को पदच्युत करने के लिए लोगों से असहयोग आंदोलन चलाने का आह्वान किया। इसकी अगली सुबह ही इंदिरा ने राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा बताते हुए आपातकाल की घोषणा कर दी। भारत जैसे विकासशील देश में आपातकाल कोई असामान्य बात नहीं थी। ब्रिटेन में तो एडवर्ड हीथ सरकार ने अपने कार्यकाल में 5 बार इमरजेंसी लगाई थी, लेकिन 1975 की गर्मियों में लगाए गए आपातकाल को उचित नहीं ठहराया जा सकता। बहरहाल आपातकाल की समीक्षा के लिए बनाए गए शाह आयोग ने 1978 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी। इसमें उल्लेख किया गया कि उस समय देश में संविधान को ऐसा कोई बड़ा खतरा नहीं था, न ही कानूनन व्यवस्था की स्थिति ऐसी चिंतनीय थी कि आपातकाल लागू कर दिया जाए। जनवरी 1977 में इंदिरा को महसूस हुआ कि इमरजेंसी हटा देनी चाहिए। उन्होंने पहले से पंगु हो चुकी लोकसभा को भंग किया और नए चुनाव की घोषणा कर दी। तमाम राजनीतिक कैदियों को भी रिहा कर दिया गया और देश चुनाव की तैयारियां करने लगा। इमरजेंसी लगाना गलत था, फिर भी वह देश को भरपाई न हो सकने जैसा नुकसान न पहुंचा सकी। आपातकाल में भी वैयक्तिक व राजनीतिक स्वतंत्रता बरकरार थी तथा राजनीतिक प्रतिद्वंदियों को गोलियों से नहीं उड़ाया गया। यहाँ तक कि सबसे डरावने 42वें संशोधन द्वारा भी सुप्रीम कोर्ट के अधिकार कम नहीं किए जा सके, न ही चुनाव खत्म किए जा सके। बाद में जनता पार्टी सरकार के कार्यालय में इस संशोधन को खत्म कर दिया गया। संक्षेप में यह कि इंदिरा व संजय द्वारा तानाशाही का जो खेल खेलने की कोशिश की गई, उसने भारतीय आमजन को आगाह कर दिया कि उनके जनतंत्र को कैसे खतरा उत्पन्न हो सकता है। 1977 के चुनाव में कांग्रेस को शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा। इंदिरा गांधी व संजय दोनों चुनाव हार गए। उत्तर प्रदेश में तब लोकसभा की 84 सीटें थीं। वहां से कांग्रेस को एक भी सीट नहीं मिल पाई। पूरे उत्तर भारत में कांग्रेस की यही हालत थी। इंदिरा को इस पराजय का आभास हो गया था।
रायबरेली की अपनी सीट के लिए चुनाव प्रचार के दौरान उन्होंने लंदन वासी उद्योगपति स्वराज पॉल से मालूम करने का बोला कि इस सीट की बाबत बीबीसी के प्रख्यात संवाददाता मार्क टुली की क्या राय है। टुली ने स्पष्ट कह दिया कि वे हार रही हैं। डिनर टेबल पर इंदिरा ने पॉल से टुली के आकलन पूछा तो पॉल ने दबे शब्दों में हिचकिचाते हुए स्थिति बताई, मगर उन्हें आश्चर्य हुआ जब इंदिरा ने बिना विचलित हुए शांत भाव से स्वीकार किया कि उनका आकलन सही है। इस लोकसभा चुनाव में कांग्रेस महज 153 सीट पर ठहर गई, जबकि जनता पार्टी को 298 सीटें मिली। इस जनता पार्टी में कांग्रेस ओ, भारतीय जनसंघ, संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी व भारतीय लोकदल शामिल थे। चुनाव से बमुश्किल 1 महीने पहले जल्दबाजी में जनता पार्टी बनाई गई थी। इसमें समाजवादी व दक्षिणपंथी विचारधारा का मिश्रण साफ नजर आ रहा था। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के समर्थन प्राप्त दल जनसंघ का जनता पार्टी में खासा महत्व था। इसलिए जब जनता पार्टी की सरकार बनी तो जनसंघ के नेता अटल बिहारी वाजपेयी व लाल कृष्ण आडवाणी को महत्वपूर्ण मंत्रालयों का भार सौंपा गया। दिलचस्प बात यह है कि जनता पार्टी की सरकार के अवसान में भी आरएसएस का बड़ा योगदान रहा। जनता पार्टी में शामिल चरण सिंह व अन्य समाजवादी नेताओं ने सरकार में शामिल लोगों के अन्य संगठनों से संबंध होने का मुद्दा उठाया। जनता पार्टी बनाते समय तय किया गया था कि इसके सदस्य किसी ऐसे संगठन से संबंध नहीं रखेंगे जिसके उद्देश्य जनता पार्टी से भिन्न हो। इसलिए बागी धड़े ने प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई से जनसंघ के नेताओं को हटाने की मांग की, जिनका सीधा संबंध आरएसएस से था। जनता पार्टी में निहित इन्हीं विरोधाभासों, वैचारिक मतभेद, उसके नेताओं की आपसी रस्साकशी का फायदा उठाकर 1980 में इंदिरा गांधी ने वापस सत्ता हासिल कर ली। 1970 के दशक में धर्मनिरपेक्षता और समाजवाद को विस्तार देने का उनका जो रुझान दिखाई पड़ता था वह अब गायब हो चुका था। देश की बहुसंख्यक आबादी यानी हिंदुओं या हिंदू वोटों को आकर्षित करने पर उनकी नज़र थी। विश्व हिंदू परिषद की एकात्मा यात्रा को रवाना करने वाले समारोह में उनकी उपस्थिति इस सिलसिले का पहला कदम कहा जा सकता है। उनके निकटस्थ सीएम स्टीफन ने 1983 में घोषणा की कि हिंदू संस्कृति व कांग्रेस की संस्कृति एक समान है। अपनी हत्या से कोई 6 माह पहले उन्होंने देश के बहुसंख्यक समुदाय को आश्वस्त करते हुए कहा था, उनके साथ होने वाले किसी भी तरह के अन्याय से देश की एकता खतरे में पड़ जाएगी। आज़ादी के बाद कांग्रेस की पहली हार से पार्टी के कई नेता टूटने लगे, लेकिन इंदिरा के भीतर मौजूद योद्धा विचलित नहीं था। कांग्रेस के तत्कालीन अध्यक्ष ब्रह्मानंद रेड्डी ने सन 1978 के पहले दिन ही इंदिरा को पार्टी से निष्कासित करने की घोषणा कर दी। तब इंदिरा ने अपने समर्थकों को लिया और नई कांग्रेस की घोषणा कर दी। इसे तब इंदिरा कांग्रेस या कांग्रेस आई कहा जाने लगा। रेड्डी की पार्टी कांग्रेस आर हो गई। लोकसभा में कांग्रेस के 153 सांसदों में से 76 इंदिरा की उस पार्टी में आ गए जिसका अभी कोई कार्यकाल तक नहीं था। यही नहीं, इस आपसी विवाद में पार्टी का चिन्ह गाय बछड़ा भी दोनों के हाथ से जाता रहा। उन्हीं दिनों इंदिरा गांधी पीवी नरसिम्हा राव के साथ विजयवाड़ा के दौरे पर थी। 24 अकबर रोड स्थित इंदिरा गांधी का निवास स्थल कांग्रेस कार्यालय के रूप में भी काम आ रहा था। कार्यालय का कामकाज देख रहे अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव बूटा सिंह ने चुनाव आयोग में पार्टी चिन्ह के लिए आवेदन दिया। आयोग ने तत्काल ही उनके सामने हाथी, साइकिल व पंजे के रूप में 3 विकल्प रख दिए। इस पर असमंजस में पड़े बूटा सिंह ने इंदिरा गांधी से चुनाव चिन्ह पर सहमति लेने के लिए फोन बुक किया। संभवतः टेलीफोन लाइन ठीक काम नहीं कर रही थी। शायद कुछ असर बूटा सिंह के लहजे का भी होगा कि इंदिरा गांधी उनकी बात ठीक से समझ नहीं पा रही थी। बूटा सिंह हाथ कह रहे थे, उधर इंदिरा गांधी हाथी समझ रही थी। वे इसके लिए बार बार मना कर रही थी और बूटा सिंह उन्हें निरंतर समझाने की कोशिश में लगे थे। वे हाथी की नहीं, हाथ की बात कर रहे हैं। तंग आकर इंदिरा ने फोन राव को थमा दिया। 1 दर्जन से ज्यादा भाषाओं के जानकार राव तुरंत ही समझ गए कि बूटा सिंह क्या कह रहे हैं। उन्होंने इसे और स्पष्ट करने के लिए तेज आवाज में बूटा सिंह से कहा, यह कहो ना पंजा है। इतना सुनते ही इंदिरा ने चैन की सांस ली और फोन वापस लेकर हाथ के पंजे पर तुरंत अपनी सहमति दे दी। आज की न्यूज़ में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।